एचआरए खत्म नहीं हुआ है बेटे, एचआरए खत्म नहीं हुआ है। हम्म। चलिए, मैं पहले एक एचआरए का एग्जांपल बना रहा हूँ, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे, फिर देखेंगे। एक एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉय को एचआरए दे रहा है 30,000 पर मंथ। ये एम्प्लॉय दिल्ली में रेंट पे करता है 50,000 पर मंथ। पहले मुझे बताइए, क्या इस इंसान को एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिकॉज दिस पर्सन इज रिसीविंग एचआरए फ्रॉम द कंपनी एंड दिस पर्सन इज पेइंग रेंट। अगर ऐसा है तो आप एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो। 50,000 पर मंथ रेंट दिए दिल्ली में। तो अगर आप एलिजिबल हो तो तीन लिमिट्स निकलती है बच्चे। सबसे पहली कौन सी होती है बताइएगा? तो एचआरए रिसीव कितना हुआ भैया? वो 30,000 इंटू 12, दैट इज 3,60,000। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर अगर क्वेश्चन चल ही रहा था तो सैलरी भी बता देते। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सैलरी का मतलब, मैं आपको जो कंक्लूडेड होता था ना वो फाइनल बता रहा हूं। क्या कंक्लूडेड था? सैलरी प्लस बेस, सॉरी, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। तो वो कितनी थी साल की बच्चे? 6 लाख। ठीक है, अभी मैं पूछे इसमें बेसिक कितनी है? जो एचआरए पर्पस के लिए वो 6 लाख है साल की। दिस इज पर आनी। अब आइए लिमिट नंबर बी देखते हैं। रेंट पेड 50,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाउ मच इज अ सैलरी? हाँ जी, तो 5,40,000। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सर ये किराया किधर रहता है सर? दिल्ली में। तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 लाख, दैट इज 3 लाख। यहां तक क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताइए, इस एम्प्लॉय के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले तो रिसीव कितना करा इसने, और एग्जेम्प्ट कितना होगा बच्चे? इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सबसे कम 3 लाख है। 3 लाख रुपए माइनस हो गया, और आउटर कॉलम में क्या टैक्सेबल हो गया? 60 हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये सारी बात हमने कर ली। मेरा आपसे एक सवाल है, जरूरी है क्या पूरे साल रेंट सेम रहे? हो सकता है ये जहाँ रहता है पहले कुछ महीनों के लिए 50,000 हो, फिर 55,000 हो सकता है ये कुछ महीने दिल्ली में रहता हो, फिर इसने शिफ्ट करके यूपी में चला गया जगह ले। हो सकता है इसकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया हो। जरूरी है 6 लाख रुपए सैलरी हमेशा यही रहेगी पूरे साल? हो सकता है उसका अप्रेजल हुआ, बेसिक बढ़ गया, डीए बढ़ गया। हो सकता है। हो सकता है कंपनी जो एचआरए दे रही है, अभी तो 30,000 दे रही है, 3 महीने बाद एचआरए बढ़ा दे। कहने का मतलब है, हम जो जो वेरिएबल्स ले रहे थे वो चेंज भी तो हो सकता है बच्चे। ठीक है, तो आइए अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं इसी का। फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऊपर वाला नोट कर सकते हो, ये वाला कर रहे हो ना? वैसे तो वही वाला ही था, ये करने की जरूरत लग रही है? हो गया था होमवर्क में भी। ठीक है, रहने दोस्त, फालतू का टाइम लगेगा। ठीक है, अब सुनिएगा। अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ बच्चे? 25-26। 1/4/25 को एक इंसान है, उसको एचआरए कितने रुपए मिलता है बच्चे? 20,000 per month. There is an employee and he is getting
HRA ऑफ 20,000 पर मंथ। सर वो कितने किराए वाले घर में रह रहे हैं बच्चे? वो रह रहे हैं 15,000 पर मंथ वाले। दैट मीन्स फर्स्ट April ही स्टेइंग। सर इस इंसान की सैलरी कितनी है? जब मैं आपको सैलरी बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको कंप्यूटेड वाली दे रहा हूं। देखिए मैं उसके अंदर झमेले में नहीं घुस रहा अभी। बेसिक प्लस DA परसेंट प्लस कमीशन। और वो कितनी है बच्चे? साल का नहीं लिख रहा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये भी 25,000 पर मंथ। और इसको आप क्या कह सकते हो, मतलब साल का कितना हो गया सर? 3 लाख। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जरूरी है क्या कि पूरे साल HRA 20 ही रहे? और ये सर कहाँ रह रहा है सर? ये अभी रेंट पे रह रहा है जी, यूपी में। तो जरूरी है क्या यूपी में रहे? दिल्ली में शिफ्ट हो सकता है। और अगर चाहे यूपी में ही है तो जरूरी है कि 15,000 ही रहे? हो सकता है कुछ टाइम बाद 16-17,000 किराया हो। तो मैं चीजों को चेंज कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर 25 को उसको HRA 22,000 पर मंथ मिलने लगे। HRA चेंज हो गया भाई का। पहले 20 मिलता था और अब कितना हो गया? 22। 1 दिसंबर को जो रेंट 15,000 जाता था वो 18,000 पर मंथ हो गया। यानी कि कितने महीने तक अब इंक्रीज रेंट हो गया? 4 मंथ्स। 8 मंथ्स तो आपका 15,000 ही चला। और क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट HRA एग्जेम्पशन। मैं भी सिर्फ इतना चेंज कर रहा हूँ, दो चीज। बाकी जो भी चेंज होगी वो तो हैंडल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए सर इसमें क्या बड़ी बात है सर? लिमिट नंबर A, लिमिट नंबर B, लिमिट नंबर C। लिमिट नंबर A बताएंगे आप? एक्चुअल HRA रिसीव, so it is 20,000 multiplied by 6 महीना 20,000 और 22,000 6 महीने। ये आ गई आपकी लिमिट नंबर 1। लिमिट नंबर 2, रेंट पेड। ठीक है, रेंट पेड क्या होगा बच्चे? 15,000 इंटू 8 प्लस 18,000 इंटू 4। क्या करो बेटू? या नीचे क्लासेस चल रही होगी। मेरा इतना सेटअप चेंज करूंगा, ब्रेक के बाद देखते हैं। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप तो वैसे ही बाहर देखनी देर। ठीक है, नहीं नहीं हो गया, देखो सही हो, अब नहीं होगा। 15,000 इंटू 8 और 18,000 इंटू, ये रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। भैया सैलरी कितने की? एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो 10% ऑफ 3 लाख दैट इज 30,000 को लिमिट आ जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा बच्चे, हो जाएगा सेट? हाँ जी, हाँ क्या करूं? यूपी के अंदर रहता है जी 40% ऑफ सैलरी दैट इज 3 लाख, दैट इज 1,20,000। आप प्लीज मुझे लिमिट नंबर A बताइए ना। 2,52,000। और लिमिट नंबर B 1,62,000। तो 3 लिमिट आ गई आपके पास। एग्जेम्प्ट कौन सी करूंगा? 1,20,000। कहीं क्या यहाँ तक क्लियर? गलत है।
सर हमारे पास आईपैड नहीं है, वो ऐसे पहले अक्टूबर तक एग्जैक्ट। सर आपको बीच में आता है ना, आपने गलत कर दिया, हमने लिख दिया। मैंने प्लानिंग से करी एक चीज, जब तुरंत डाउट ही खत्म नहीं हो रहा मेरे सर को। कहाँ का सर आपको आशीष सर ने आईपैड के तो सारे उत्तर के हाँ ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। कोई गलत लिख रहा है, ऐसे टीचर अब आप समझिए। हाँ अभी ये बात सुनो तो सही। जब भी किसी भी वेरिएबल में चेंज होगा ना, आपको उस पीरियड को ब्रेक करना पड़ेगा बच्चा। आप ऐसे नहीं कर सकते लिमिट नंबर ए पूरी 12 महीने की निकलेगी, लिमिट नंबर बी 12, ऐसा नहीं होगी। आप मुझे बताओ सारा सही चल रहा था, कौन से दिन कोई चीज चेंज हो गई, तो ये आपका टाइम पीरियड ब्रेक हो गया, 6 महीने का अलग निकलेगा पहले। फिर आप मुझे बताइए अगला क्या होगा। अक्टूबर कितने महीने, 2 मंथ्स, और उसके बाद अलग अलग निकलेगा, 6 महीने के अलग लिमिट ए बी सी, आगे के 2 महीने की अलग लिमिट, और आगे के 4 महीने की अलग लिमिट। आइए जी, तो बना दीजिए। आप बनाइएगा पहले, मैं थोड़ा ना करूंगा कुछ। 6 महीना तो कैसे बता बेटे, आपका फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। क्या हो गया, प्रोजेक्टर की लाइट नहीं चल रही। अब समझ, यही तो वो होता है कंसंट्रेशन टेस्ट। आप मिस कर रहे हो कॉन्सेप्ट, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोजेक्टर चले ना चले, हमको ये कॉन्सेप्ट करना है, आपका ये सोच होनी चाहिए। हाँ ठीक है, 4 महीने मैं नहीं निकालूंगा बच्चे, आप अब निकालिए लिमिट नंबर ए बी सी। हाँ जी, क्वेश्चन दिखा रहा हूं और आगे भी बता रहा हूं आपको। जब तुम एबीसी निकाल लोगे, एक बार सुनिएगा जरा, तो तुमको ये पता होगा कि तुमने रिसीव क्या करा है। तुमको ऊपर की लिमिट से ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम्ड कितना है, और तुमको पता लग जाएगा टैक्सेबल कितना है। ये टैक्सेबल कितने महीने का निकलेगा, 6 महीने का। ये टैक्सेबल कितने का निकलेगा, 2 का। और वो कितने का निकलेगा जी, 4। शुरू कर दीजिए, टाइम पीरियड में ब्रेक कर दीजिए। छह का ही लेगा तो सर, ब्रेक ही होगा 6। एक्चुअल 6, 1 20 हो गया। 6 महीने का निकालेगा, 15,000 इंटू 6 माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख बच्चे। हाँ जी, तीनों में से, 3 में से कम लेगा ना, एक ही वैल्यू में से कम कैसे लेगा। एंड लिमिट नंबर सी इज 40% ऑफ 1.5 लाख। बिल्कुल, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही आपका 6 मंथ्स। 180 माइनस 15,000, 1,65,000। वर्किंग नोट में तेरे 3 बनेंगे और टैक्सेबल 3 आएंगे। हाँ जी, यूपी लिखा है ना। पहले वाले में अरुण 75,000 है।
हाँ सर सर इतनी फायदा आएगा 1,15,000 एक 80, 90 होगा ना। अच्छा 15,000 इंटू, ओ सॉरी मैं 1.80, हाँ कितना वो 90 माइनस 15,000, 75,000। तो रिसीव्ड कितना हुआ 1.2 lakhs, 75 टैक्सेबल कितना हो जाएगा बच्चे 45,000। है जी 30% ऑफ 1.5 लाख 60,000, 1 लाख 1 लाख 2 महीने में 2 लाख क्या है। पहले 6 महीने का टैक्सेबल 60,000 आया, दूसरे में अब मेरे को 22,000 मिलता था, 44,000, रेंट तो मेरा उतना ही जा रहा है, तो 15,000 इंटू 2 हो गया ना 30,000, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी चल रही है मेरी, सेम ही है, 2 महीने की क्या लूंगा मैं 50,000, और तीसरा क्या हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी, दैट इज 40% ऑफ 50,000। ये 30,000 माइनस 25,000, 20,000। अब अगर मैं रिसीव्ड कर दिया मैंने, एग्जेम्प्ट कर दूंगा 20,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 24,000। इसी तरीके से तीसरे का बना देना बच्चे, मैं फिगर हिला दूंगा अगर तो बात बदल जाएगी। मान ले अगर मैं रेंट पेड को, या मान ले मैं सैलरी को बहुत ज्यादा बढ़ा, सैलरी बहुत बड़ी है, तो हो सकता है ये लिमिट छोटी है, या मैं बोलूँ एक सैलरी 2,000, तो फिर लिमिट मॉड्यूलेशन हो जाएगी ना वो तो। देखते हैं तो क्या करेगा, देखो बच्चों थर्ड वाले का 4 मंथ्स का कितना कितना है बच्चे, रिसीव्ड हो गया 88, 40,000, टैक्सेबल कितना। अब वो लगेगा पहले भी वही आ रहा था, वही आ रहा है, तो बेटे वो तो कोई भी वैल्यू में हिला के अभी लिमिट नंबर ए पे नहीं ले जा सकता, आपको आराम से ले जाऊंगा। मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आपको एक प्रोटोकॉल पकड़ना है, भारत सरकार के रिटर्न के फॉर्म जैसे है कि अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो वो टाइम पीरियड में कट के ऐसे भरी जाती है फॉर्म। सेम नहीं आ रहा, पहले कितना आ रहा था, 1.32 ही आ रहा था ब्रो टैक्सेबल पहले, 1.20 एग्जाम्प्ट हो रहा था और 1.32 ही आ रहा था। पर ऐसा मत कर लेना कि सेम आ रहा है, वो मैं अभी वैल्यू हिला दूंगा, मैं अलग कर दूंगा आंसर। अगर मैं एचआरए रिसीव्ड बहुत कम कर दूं यहाँ पर, आप लिखे 2 महीने, ठीक है, तो अलग ये वाली एग्जाम्पशन की जगह यहाँ ले जाऊंगा ना आपको, तो आप प्लीज वो मत सोचिए, आपको टाइम पीरियड ब्रेक करना होगा बच्चे। सर प्रेजेंटेशन की बात है, एग्जैक्टली नहीं, और नहीं प्रेजेंटेशन नहीं है, अगर मैं अभी और दिमाग लगा के मॉड्यूलेशन जैसी करूं तो आपकी लिमिट ऊपर नीचे भी हो सकती है। समझ रहे? बताइए कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक, अगर इधर तक क्लियर है तो एचआरए आपका सारा का सारा डन है। एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे या सही है, करा दूं एक क्वेश्चन, चलिए मैं ही बनाकर देता हूं आपको, ठीक है।
बेसिक डीए भी डाल दूंगा अब। 1 4 25। क्या बताना, जो तीनों में से सबसे कम है वो एग्जाम्प्ट हो रहा है ना दोस्त। 60,000 सबसे कम है, 20,000 सबसे कम है, 40 सबसे कम है, और जो रिसीव्ड है वो तो इतना तेरे को मिला और इतना एग्जाम। ए भैया, मैं ये कह रहा हूँ एम्प्लॉय पहले 2 महीने अपने घर में ही रह रहा था, नौकरी चल रही है आपकी तो क्या हो गया, 2 महीना ही स्टेइंग इन हिज ओन हाउस। तो सर एचआरए मिल रहा होगा क्यों, ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ, मिल रहा होगा क्या? मिल रहा होगा। कंपनी कहती है मेरे से एचआरए ले लो, आपको अपने घर में रहना है अपने घर में रहो, किराए पे रहना है किराए पे रहो। तो इसको एचआरए मिल रहा था 50,000 पर मंथ, पहली बार। तो आपका पहले मैं एक बार दिमाग ये चलाना चाहता हूं, दैट ही स्टेइंग for the first 2 months in his own house, is he eligible for exemption? नहीं मिले। अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो पहले 2 महीने नहीं मिले। Can you tell me the taxable HRA for first 2 months? 50,000 पर मंथ, 2 महीने का ₹1,00,000 टैक्सेबल कर दूंगा मैं। क्यों कर रहे हो सर? बेटे एक्चुअल रिसीव्ड आ गया 50,000 इंटू 2, 1,00,000। जब तुम रेंट ही नहीं पे कर रहे और कुछ वही नहीं है तो नीचे की लिमिट तो है ही नहीं ना। और इतना आगे भी क्या सोचना है, जब अपने घर में रह रहे हो तो जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल, किराए पर रहोगे तो ही तो एग्जेम्पशन की बात होगी। आगे सुनिएगा, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी। आगे 80% का मतलब समझ रहे हो आप? हाँ, फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। Rent with effect from 1st June. He is paying rent of 30,000 per month in Delhi. ये मैंने आपको बेसिक इंग्रेडिएंट दे दिया पहले। अब मैं आपको कह रहा हूं 1 जुलाई 25 जो रेंट है ना वो 40,000 पर मंथ हो गई। कौन सी डेट से बच्चे? 1 जुलाई। 1 February 26 उसकी बेसिक सैलरी 40,000 से बढ़कर क्या हो गई? 60,000। 1 February 26, 25 26 है ना? अरे क्वेश्चन कर लो यार, कुछ नहीं हो रहा, जरा सी डिस्टरबेंस होती है वो हो जाते तुम लोग। वो लिख के भी सॉल्व करो, अभी इतना टाइम लग जाएगा नीचे सेट होने में पूरा। हाँ, करो एक बार क्वेश्चन करो, कुछ नहीं है।
चलिए बनाइएगा। 60,000 पर मंथ है जी। 40,000 से बढ़ के बच्चे 60,000। तो मैं आपको बस इतनी हेल्प करता हूँ, कितने ब्लॉक्स बनाएंगे आप? एक बार बोल दो, पहले 2 महीने में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको तो एक बार के लिए छोड़ भी सकता हूं मैं अभी। ठीक है, तो एक बना कितने महीने का, ये वाला ब्लॉक कितने महीने का बनेगा? एग्जैक्टली ओनली 1 मंथ। सिर्फ जून का महीना ही है ना इधर। फिर अगला क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आई थिंक 6 मंथ्स, 7 मंथ्स। और यहाँ कितने रह गए? 2 महीने। तो ये 7, 8, 9, 10 और 2 महीने यहाँ थे, 12 महीने। ये वाला तो पूरा ही टैक्सेबल है। यहाँ पे आपको कहानी करनी पड़ेगी, रिसीव्ड कितना, एग्जाम्ड कितना, रिसीव्ड कितना, एग्जाम्ड कितना, रिसीव्ड कितना और एग्जाम्ड। क्लियर है बच्चे? चलिए कंसंट्रेशन से करिएगा। हाँ जी, क्या दोस्त? फुल आंसर है। बेसिक का 20%, बेसिक का 50%, 50%। और फिर 80% प्लानिंग पार्ट है। हाँ जी, 1 Feb 26। हाँ बच्चे, कोई डाउट है तो बताइएगा।
बिल्कुल। इधर बताता हूं मैं एक बार, रिसीव्ड कितना लूंगा मैं, कहने से ये तो 1 मंथ का ही है, तो मुझे कितना रिसीव हुआ बच्चे, 50,000। हाउ मच रेंट इज पेड, 30,000। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है अभी। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो -10% ऑफ, मैं सैलरी लिख रहा हूं पहले। अब सवाल ये आता है कि सैलरी में क्या लूंगा मैं, तो आप मुझे बताइए, एक तो बेसिक, पर अभी कितने महीने की लूं, 1 महीना, कितना था, डीए, जो कि वैसे कितना परसेंट है, 50%। तो 40,000 का 50% क्या होगा, पर क्या मैं 20,000 ले लूंगा, मैं इसका भी 80% करूंगा। उसका यही मतलब था ना, कि पहले 50 करो फिर उसका 80 करो, कितना आएगा बच्चे वो। तो इसका मतलब मेरी सैलरी कितने की है 1 महीने की, 56,000, -10% ऑफ सैलरी का मतलब 10% ऑफ 56,000। हाँ जी, तो 30,000 माइनस 5600। हाँ जी, ठीक है। ये 3 लिमिट्स थी, सॉरी। लिमिट नंबर ए हो गई, लिमिट नंबर बी, लिमिट नंबर सी। सी कितनी लू बच्चे, सर जी ये दिल्ली में है, तो 50% ऑफ सैलरी। पहले आप समझो, मुझे सैलरी कितने महीने की लेनी है, 1 महीने की। और सैलरी का मतलब क्या है भाई, बेसिक प्लस डीए, ये तो रहा, एक बार निकल तो गया वो, 28,000। अब आप मुझे बताइए एग्जाम कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 मंथ का कंक्लूडिंग करूं, हाउ मच इज रिसीव, 50,000। हाउ मच इज एग्जाम, 24,400। हाउ मच इज टैक्सेबल, 25,600। क्लियर है यहां तक, कौन सा नेक्स्ट आंसर तो अभी पूछूंगा। अब मैं नेक्स्ट का निकाल देता हूँ। नेक्स्ट कितने महीने थे, 7 महीने। क्या आ रही है, एग्जेम्पशन या टैक्सेबल, नहीं मेरे को आगे के 7 महीने का बताना पहले। रिसीव कितना हुआ, एग्जाम कितना, 2 लाख। वेरी गुड। एंड 1,96,000 टैक्सेबल आ रहा हो, यही आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। ये कितने बच्चों का आ गया, ये वाले कॉलम का, चलो मैं बता देता हूं।
सर बी वाला बता दो एक बार कौन सा? इसका 71 तो बी वाला। हाँ, ये कि कैसे आएगा? हाँ बी वाला शेयर है। मैं 3 लिमिट नीचे निकाल देता हूँ देख। एग्जाम तो 196 होगा ना इसमें, 7 मंथ वाले में। नहीं ब्रो, अरे ये 3 लिमिट नहीं थी, रुक जा एक मिनट, छोड़ मैं इसको सारा हटा। हाँ। मैंने वो रिसीव्ड और वो लिखा था, मैं ABC तीनों बना रहा हूँ। सबसे पहली लिमिट थी 50,000 इंटू 7, 3.5 लाख। देन था रेंट पेड 2,80,000, क्योंकि 1 जुलाई से लेके ये 7 मंथ्स के लिए कितना है जी? 40,000 इंटू 7। पहले बताओ ये 280 समझ आया सबको? माइनस करूंगा मैं 10% ऑफ सैलरी, पर मेरे को सैलरी निकालना होगा। अब सवाल ये, सैलरी कैसे आया होगा? क्या बेसिक में कोई चेंज है इस ड्यूरेशन में? कोई चेंज नहीं है। तो बेसिक तो मेरी क्या हो गई, मैं अभी 1 महीने की ले लेता हूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डीए कितना लूंगा सीधा शॉर्ट में बताओ? 16 लूंगा ना, पहले 50 करूंगा, अब उसका 80 करूंगा। 56,000 कितने महीने से मल्टीप्लाई कर दूं? 7 मंथ्स। सर सैलरी तो 40,000 है। 3 लाख। सर बेसिक तो 40,000 है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 3,90,000। अब 392 का 10% निकाल लो ना, 39,200। तो 280 में से 39,200 माइनस हो जाएगा बच्चे। 2,40,000, ये लिमिट नंबर बी है। 2,40,008। क्लियर है? ये लिमिट नंबर बी क्लियर है? लिमिट नंबर सी क्या होगा? 50% ऑफ सैलरी, यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, तो 3,92,000, 196,000। एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा? 1 लाख, 1,96,000। क्लियर है ना सबको? और आखिरी वाले का बता दो सीधा, ABC तीनों लिमिट ही बता देना। पहले 2 महीने का 1 लाख, 50,000 पर मंथ मिल रहा था ना ये सारे। मतलब 54,000, और यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 1 लाख। ओके, ये देखो बेटे 4 आइटम, ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे डिफरेंट टाइम पीरियड्स। काफी टाइम लगाया अब हमने इस पे। सब बच्चों को क्लियर है? तो आइए अलाउंस को क्लोज करते हैं फटाफट, बस 1-2 अलाउंस रह गए बस। सर एग्जाम तो 63,200 होगा ना। किसमें? सी लास्ट केस में। क्या दोस्त? एग्जाम तो 63,200 होगा लास्ट केस में। यार लास्ट केस में 63,200 एग्जाम्प्ट होगा ना? हाँ, मैं नहीं गलत लिखा। और टेक्सुअल कितना हो रहा है? 36,000। हाँ जी, क्या कह रहे? बना ले यार ये भैया। अगला हेडिंग लिखिएगा,
अभी कहाँ से ब्रेक, स्टैमिना बढ़ाओ। क्या रे इतने में धकते रहते हो रे? सुनो रे, कुछ भी नहीं कराया अभी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था अभी। सुनिएगा, हेडिंग डालिएगा, अलाउंस ज्यादा देर भूल नहीं पाता हूँ। चलिए ऐसे ठीक है। अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है बच्चे? ठीक है, एक बात बताइए, आपने ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ देखी है? अगर सपोज करो कि आप ट्रक चलाते हो और आपको बोला जाए यहाँ से मुंबई जाना है, कितनी देर में आप पहुंच जाओगे? मुंबई कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 1200-1300। तो आप एक दिन में कवर कर लोगे? एकदम भगा रहे हो ट्रक को, एकदम गाड़ियों से तेज चल रहा है आपका ट्रक। हाँ सर हो जाए। हाँ क्या बात, 1200 एक दिन में कर? मैं गाड़ी सूरत तक पहुंच गया था, वहां से 250 सो एक दिन ट्रक तो पर धीरे चलाना मतलब ना, मेरा गाड़ी से तेज चले। हाँ मतलब नहीं, पर गाड़ी में भी काफी कवर कर लिया मैंने। 1000 किलोमीटर अगर गाड़ी में एक दिन कवर करो थक जाते हैं बहुत, मतलब 500 किलोमीटर काफी होता है। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूं जो जैसे डेली रात को जैसे जो ट्रक चल रहे होते, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आज अगर कोई किसी को यहाँ से मुंबई जाना है, तो वो आज ही के दिन मुंबई जाके सामान दे देगा, फिर वापस आ जाएगा, अपने घर आ जाएगा वापस। या 4-5 दिन का काम है, 4-5 दिन का। यानी कि ट्रक ड्राइवर को बोला जा रहा है, देख भाई ये जो सामान है ना, तेरे को मुंबई पहुंचा, ठीक है? तो आपके हिसाब से 1200 किलोमीटर जाना, 1200 किलोमीटर आना, कितने दिन आप बोलेंगे उसे कि? एक हफ्ता तो लगेगा। एक हफ्ता। तो बोल रहे सर मैं रहूंगा कहाँ, रहते हैं ट्रक है जी? ट्रक में ही रहते हैं, अपने ट्रक तो में। मैं खाऊंगा कहाँ? ढाबे में रुकेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिएगा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक कहाँ पिएगा? ऑब्वियसली जो भी उनका मेंटेनेंस है, फूड वट एवर दे वॉन्ट टू कंज्यूम, उसके लिए उनको उनका ओनर और पैसे देता है, या कहते हैं तेरी सैलरी के अंदर है? सैलरी के अंदर नहीं होता भाई साहब, आप चल तू सैलरी के अंदर मान ले, क्योंकि मैं दे रहा हूँ सैलरी, मुद्दे की बात वो नहीं है, उसको अलग से कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? सिमिलरली विद द केस विद सिमिलर द केस विद पायलट्स। क्या पायलट्स जो होते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं, दे कम होम सेम डे और दे नीड टू स्टे अब्रॉड एंड लेओवर होता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, इसी तरीके से आईआरसीटीसी में भी तो कितना लंबा अगर ट्रेन की जर्नी होती है, तो क्या वो सेम डे अपने घर आते नहीं? हो सकता वो 10-15 दिन का रूट उनका होता है। मुद्दे की बात ये है कि उनकी कंपनी, तो ये सब लोग कहाँ काम कर रहे हैं बच्चे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इनको इनका एम्प्लॉयर एक अलाउंस दे रहा है, उस अलाउंस का कुछ नाम नहीं है, उसको ऐसा बोला जाता है कि एक अलाउंस मिल रहा है कि भाई तू एक हफ्ते तक बाहर रहेगा तो मैं कुछ तो और पैसा दूंगा तेरे को, तो उसको सच अलाउंस बोला जाता है। बस आपको क्वेश्चन में हिंट कैसे लगेगी? बिकॉज ही इज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसको बोला गया, अरे भैया सुनो, हम आपको 15, चलो ऐसे छोड़ो, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे पूरे साल का अलग से, क्योंकि तुम्हारा ट्रैवलिंग का काम है, तुम कभी कहीं रुकोगे, तुमको खाना खाना है, ढाबे में रुकोगे, तो मैं देखो लमसम पैसा दे रहा हूं। कितने रुपए दे रहा हूं मैं आप बोलो? अब सवाल ये है, इस एम्प्लॉय को रिसीव कितना हुआ ये अलाउंस? 2 लाख। कैन आई से इट इज सिमिलर टू डेली अलाउंस काइंड ऑफ थिंग?
मैं इसको इसलिए दे रहा हूं ताकि अपना खाना पीना कर ले, रहने का काम कर ले। जैसे आप जैसे ट्रैवलिंग में बाहर जा रहे थे तो था ना कि डेली का सर खाने पीने का पैसा भी तो दो। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वैसा ही है। सुनिएगा एक बार, इस बंदे को रिसीव कितना हुआ बच्चे? अब सवाल ये है कि सर क्या कुछ एग्जाम्ड भी है क्या? हाँ बेटे, दो लिमिट्स निकलेंगी। पहली लिमिट है 10,000 पर मंथ, दैट इज कितना आ जाएगा? 1,20,000। दूसरी लिमिट क्या है? 70% ऑफ सच अलाउंस। सच अलाउंस मतलब कितना मिला रे तेरे को? तो 70% ऑफ 2,00,000, दैट इज 140, एंड विच एवर इज लेस। तो सवाल ये है कि एग्जाम्ड कितना हो जाएगा? 1.2। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 80,000। ले दे के बात ये है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करते हैं उनको एक और एग्जामेशन मिल रही है, और उसकी लिमिट क्या है? 10,000 पर मंथ, या फिर 70% ऑफ अलाउंस रिसीव। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रू मेंबर्स और उनके लिए उसमें कोई बाइफरकेशन। अगर मैं आपको एक केस बोलूं कि सर इसको रिसीव हुआ होता 1,00,000, क्या आप मुझे बता सकते अगर इसको रिसीव 1,00,000 हुआ होता तो मैं एग्जाम कितना करता? पहली लिमिट क्या होती? 1.2 लाख, वो तो फिर 10,000 पर मंथ। दूसरी लिमिट 70% ऑफ सच अलाउंस, 70,000। 1,00,000 का 70, तो विच एवर इज लेस इज एग्जाम, तो 70,000 एग्जाम हो जाता। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 30। और इसके नीचे एक नोट लिख दीजिएगा इसके बाद। लिख लिए बच्चे? आपको क्वेश्चन याद नहीं कराएगा। क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा कि ये जो है ना, ये एयर इंडिया का पायलट, और उसको एक अलाउंस दे रखा हो, या बोल देगा वो ट्रक ड्राइवर, समझ रहे हो? या बोल देगा IRCTC का एम्प्लॉय है। तो आपको ही देखना पड़ेगा भाई, ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हैं, तो इनको ये वाला अलाउंस मिलता है, आपको खुद से ट्रिगर्ड करना पड़ेगा उससे। और एग्जामेशन कितनी हो जाएगी? या तो 10,000 पर मंथ, या फिर 70% ऑफ सच अलाउंस। एक लाइन बस और लिखेंगे, बोलूं वो लाइन? बोलूं? बोल रहा हूँ। Exemption will be given to employee only if given to employee only if such employee is not availing exemption of daily allowance. Okay, such employee is not availing exemption of डेली अलाउंस। याद करो बेटे, डेली अलाउंस भी कुछ ऐसा ही होता था कि 10 दिन से जा रहे हो, कुछ खाने पीने का पैसा ले लो। ये भी तो वही है, समझ रहे हो? तो ये वाली एग्जेम्पशन तभी मिलेगी अगर आपको उधर डेली अलाउंस के एग्जेम्पशन नहीं ले रहे आप। रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस। पेपर में आ जाएगा, सारा लिखा होगा, और वो बोलेगा उसने एग्जेम्पशन क्लेम करी हुई है, तो तू यहाँ पूरा टैक्सेबल करेगा। कुछ नहीं लिखा होगा तो चुपचाप एग्जेम्पशन दे देंगे आप। ये लाइन तू बोल सकता है कि दोनों में से कोई भी ले सकता है, बोल सकते हैं, पर लिखा सिस्टमैटिकली ऐसे लिखा तो मैं ऐसे लिखा। पॉइंट ये है, दोनों में से जो एग्जामेशन लेनी है ले लो। दोनों में से जो बेटर रहेगा वो कर लेगा। लेकिन पेपर में क्या होगा, बस आपको जब ये दिया होगा तो लिखा होगा उसने एग्जेम्पशन क्लेम्ड और नॉट। अगर डेली अलाउंस की ले ली तो यहाँ टैक्सेबल कर देना, नहीं ले रखी है तो इसको एग्जाम कर। ठीक है बच्चे, आराम से हो जाएगा पॉइंट।
मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, बस बेटे 5 मिनट लूंगा आपके बस में। छुट्टी नहीं बच्चे, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स कह रहे हैं, मतलब ब्रेक लूंगा फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मैंने आपको सैलरी के नोट्स भेजे थे। नहीं सर, आपने देखा मैं सुबह सुबह नोट्स बनाए बेटे। हाँ हाँ सुबह बनाए भाई। क्या कराना है मैंने आपको? सिर्फ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। हेडिंग लिखिएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। हाँ जी। आपको याद है कि हम लोगों ने एग्जेम्प्ट अलाउंस भी एक कैटेगरी बनाई हुई है। हाँ जी, ये भैया मैं आपको बता देता हूँ, सुनो एक बार, छोड़ो अभी लिखो मत आप। आपने पहले पेज पर ऑफिशियल अलाउंस लिखा था, बहुत अच्छी बात है, ऑफिशियल अलाउंस हो गया। फिर आपने लिखा पर्सनल अलाउंस, देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, देन एचआरए, देन एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हो गया। अब आपके दो रह गए होंगे, एग्जेम्प्ट और अदर अलाउंस। तो एग्जेम्प्ट अलाउंस क्या होता है बच्चे? एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है जो कि पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी कि ये अलाउंसेस का नाम है, अगर ये आ गया तो पूरा एग्जेम्प्ट कर दूंगा। हेडिंग लिखिएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, जिसमें पॉइंट नंबर 1, अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, सिर्फ एग्जेम्प्ट अलाउंस ही बोल सकते थे, कोई ऐसा वो नहीं। हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि हाई कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंस मिलता है सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है बच्चे, और सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंस मिलता है वो भी सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखिएगा, अलाउंस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉइज। यूएनओ क्या होता है बच्चे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के एम्प्लॉइज है, उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। टू इट्स एम्प्लॉइज। देन नेक्स्ट, सम्पचुअरी अलाउंस। ठीक है, लिख लो, वो थर्ड वाला पॉइंट लिख लेना। है जी। हाँ, तो जबरदस्ती लिखने का क्या था, जब ऊपर अलाउंस आ गए थे तो आ गए थे, पर ये पॉइंटर्स लिखे होते हैं। सम्पचुअरी अलाउंस है तो हाँ, नहीं मतलब वाइट तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये है कि उनको बेनिफिट तो है, आप ये कह सकते हो कि मतलब भाई जज के तो सारे अलाउंसेस एग्जाम, पॉलिटिकल पार्टीज के भी सारे एग्जाम। गलत बात है, गलत बात है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सम्पचुअरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। नहीं, क्या एक बताओ, मैं तो रिलेट भी नहीं कर पाया तुम्हारा यार। नहीं, ठीक है, इट्स नॉट गुड। एक 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 चीज समझिएगा, ये अगला पॉइंट भी लिखिएगा, ठीक है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस में होता था और यहां भी कनेक्ट होता था। अलाउंस granted to government employee outside India
टू, हाँ जी बिल्कुल। तो सरकार ने वहां पे एग्जाम कर दिया था ना कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, बाहर नौकरी करता है, तो उसके सारे लॉन्च जो आउटसाइड इंडिया वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो यहाँ आ जाता है। अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। राइटिंग कितनी डिफरेंट ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ए भैया बात सुनो सीधी सी, आपकी सरकारी नौकरी लगी यहाँ पे एसबीआई में, एसबीआई ने भेज दिया आपको यूएसए में, काम कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, क्या आप, तो जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें और भी सैलरी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ऐसा थोड़ा ना होता है तुम्हारी अगर सैलरी 60,000 है, तुमको बोले ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ कुछ और है, तो 60 तो मिलता रहता है आपको, बाहर और पैसा दिया जाता है। तो आप समझिए किस नाम से मिल रहा है वो पैसा, अगर अलाउंसेस। नाउ यू नो अलाउंसेस क्या होते हैं, सारे अलाउंसेस की बात करो, जो भी अलाउंसेस है कहाँ दिए जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और किसको दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉय को। कौन सा एम्प्लॉय है वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो कि क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसने सर्विस कहाँ दे रहा है, आउटसाइड इंडिया। अगर आप भारत सरकार के एम्प्लॉय, अगर आप भारत सरकार के एम्प्लॉय हो, अब बाहर जाते हो, तो इस इतनी बात में कितनी सारी बातें हो गई, दैट यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड यू आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो आपको जो भी अलाउंस मैं दूंगा वो सारा का सारा एग्जाम। क्लियर है बच्चे? आपने लिख लिया? थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहता हूं, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये क्या है बच्चे, ये जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं ये इन इंडिया होगा या आउटसाइड इंडिया होगा, आउटसाइड इंडिया। बस एक बात इसमें था, सर्विस कहां पर दी है भाई ने, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड। नहीं मतलब मुझे था कि समझाते टाइम ऐसे लिख दूं। क्लियर है ना? ओके, अगर आपको ये क्लियर है तो लास्ट कैटेगरी क्या रह गई आप, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, अदर अलाउंसेस, हेडिंग डालिएगा अदर अलाउंसेस। आई होप आपको ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रही होगी। अदर अलाउंसेस लिखिएगा, टैक्स ट्रीटमेंट, लिखो टैक्स ट्रीटमेंट, क्या करूं, फुली एग्जाम्ड या फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल भैया। सर नाम तो बता दो बेटे, जो नाम आपको सिखा दिए, इसके अलावा जो भी नाम है दुनिया जहान में सारे टैक्सेबल। लंच अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, फूड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंसेस, जो भी नाम से अलाउंस आ जाए, अगर हमने पहले वाली कैटेगरी में नहीं लिखे तो सारे के सारे टैक्सेबल। तो हमने क्या लिखा पहले, टैक्सेबल, क्या लिखा हमने, टैक्स ट्रीटमेंट फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट टाइम लिखे all allowances except those covered above। नहीं ऐसे मत लिखो प्लीज, सॉरी काट दीजिए, ऑल अलाउंस मत काट दीजिए, सेंटेंस सही नहीं बना, हो जाता है ह्यूमन एरर। ठीक है, पूरी लाइन काट देना ये, allowances which are not covered under any of the above categories, allowances which are not covered under any of the above categories
under any of the above categories will be covered under other allowance. Will be covered under other allowances. Full stop. Next example. Food allowance, comma, medical allowance, comma, lunch allowance, comma, overtime allowance, comma, comma, special allowance, एक्सेट्रा. कितने सारे हो सकते हैं बेटे, जो भी नाम हो सकते हैं, सारे जो मन करे आपको वो डाल सकते. आफ्टरनून अलाउंस, मॉर्निंग अलाउंस, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कंपनी पैसा दे रही है उस नाम से. समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल. तो इसी के साथ आपका सारा का सारा अलाउंसेस आपका जो है वो कवर हो जाएगा. एक बार फटाफट रिवाइज कराऊं 5 मिनट में. आउटस्टेशन अलाउंस वो भी टैक्सेबल हो जाएगा. क्या करा दूं, अच्छा करवा दूं, वो नाम बता दो अभी कर. वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ग्रीष्मा सर की बुक में ही है वैसे पर्सनल वाला, उसी का फोटो कॉपी भेजना बस मैंने. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है भाई साहब. ये जो अलाउंस है ना पेपर में आते हैं 1 नंबर या 2 नंबर. ठीक है. कितनी क्लास रही है आपके अलाउंस में, 3. ठीक है. मतलब हाँ स्टार्टिंग से ही जितना तुमने अभी तक सैलरी करा. ठीक है. तो बेसिकली आपको लास्ट डे सिर्फ ये चार्ट से याद रखने पड़ते. आपके दिमाग में कैसे होना चाहिए मैं अब आपको बताता हूँ. आप मेरे को बताइए कि हम लोगों ने जब अलाउंसेस करे तो सबसे पहले कौन से करे, ऑफिशियल. नाम वाम पे नहीं जाऊंगा, रूल बताना सीधा सीधा. रिसीव और स्पेंड व्हिचएवर लेस इज एग्जेम्प्ट. पर्सनल में क्या रूल था, रिसीव्ड और लिमिट व्हिचएवर लेस इज एग्जेम्प्ट. एंटरटेनमेंट अलाउंस याद करिए, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था या तो नॉन गवर्नमेंट को मिलता. गवर्नमेंट के लिए क्या लिखा था पहले, इंक्लूडेड इन सैलरी, और उसके बाद उसकी डिडक्शन मिलती थी. डिडक्शन के लिए मिलती थी नहीं मिलती थी, मिलती थी. कितनी लिमिट थी, 3 लिमिट. पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यहाँ पे डीए नहीं था, 20% ऑफ बेसिक सैलरी. तीसरा 5,000 पर एनम. इन तीनों में से जो कम हो जाएगा वो हो जाएगा. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले तो इंक्लूडेड इन सैलरी, उसके बाद नो डिडक्शन इज अलाउड. फिर हम लोग आए थे एचआरए पर. एचआरए के अंदर 2 कंडीशन देखी जाती है एग्जेम्पशन के लिए. एचआरए शुड बी रिसीव्ड एंड द एम्प्लॉय शुड बी पेइंग रेंट. अगर ऐसा होगा ना तो 3 लिमिट निकाली जाएगी और एग्जेम्पशन आएंगी. 3 लिमिट में पहली कौन सी थी, एक्चुअल एचआरए रिसीव. सेकंड लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी का मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. कमीशन अभी आपने देखा नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको. तीसरी लिमिट 50% ऑफ सैलरी या तो 40% ऑफ सैलरी. 50% होता था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. जब ये तीनों में से जो कम होगा तो आपको दिमाग में होना चाहिए, एक लिखा जाता है रिसीव्ड, एक लिखा जाता है एग्जेम्प्ट, बचा हुआ हो जाता है टैक्सेबल. उसके बाद हमने करा अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो उसको जो भी रिसीव हो रहा है वो अमाउंट लिख दूंगा, और 2 लिमिट होंगी, उन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सबसे पहला क्या था 10,000 पर मंथ, और दूसरा 70% ऑफ सच अलाउंस व्हिच एवरेज लेस विल बी एग्जेम्प्ट. सपोज करो एक बंदा उसको 50,000 मिले तो कितना एग्जेम्प्ट हो, पहली लिमिट आ जाएगी 21, दूसरी आ जाएगी 70% 35, तो टैक्सेबल कितना हो गया 15,000. इसके बाद हम लोगों ने करा इसके बाद हम लोगों ने ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फुली एग्जेम्प्ट कौन कौन से लिखा आपने, अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, अलाउंस ऑफ यूएनओ एम्प्लॉइज, यूएनओ जब एम्प्लॉय को देगी. देन सैंक्चुअरी अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, और लास्ट था गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया गेटिंग अलाउंसेस आउटसाइड, और अदर अलाउंस बाकी सारी कैटेगरी. ऑफिशियल के अंदर 6 नाम भी बता दूं,
Traveling can be ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, एकेडमिक, हेल्पर daily और डेली अलाउंस। क्लियर है जी आप? वेरी गुड। लास्ट डे जब पेपर होगा 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाओगे आप इस कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डेटा कितना वास्ट है आपको आइडिया लगना चाहिए। यही 3 क्लास अगर अकाउंट्स में करा देता हूँ तो 14 नंबर कवर हो जाता। और टैक्स में 3 क्लास में आप ये लगा सकते हो 1 क्लास का 1 नंबर कवर होता है। समझ लो? तो यू शुड अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी कितना जाएगा। और अगर फिर भी ये आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि ये तो बोनस के नंबर है। समझ लो? तो मतलब पहले से थोड़ा सॉर्टेड रहो टैक्स को लेकर। ठीक है बच्चे? तो इसी के साथ आपका सारा का सारा अलाउंस खत्म होता है और इसी के साथ आपके रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू होता है। होप सभी बच्चे एकदम रेडी होंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मैं भी तो जो पढ़ा रहा हूँ तुम पीछे बातें कर रहे हो ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओ माय गॉड, नाम लिख लीजिएगा। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, वीआरएस एंड आरसी। ऐसे भी लिख लोगे चल जाए, ब्लड में चली जाएगी बेटे सारी बात। आप सभी बच्चों का सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट क्लास तक रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म कर देंगे बेटे। लिख लिया ब्रो? मतलब ये अलाउंस छोटा था। हाँ छोटा था। कितना लिख ले दोस्त रिटायरमेंट बेनिफिट वाला? ये लिख लिया ना? अब मेरी बात सुनो। मैं आपके साथ जो शुरू करूंगा वो करूंगा ग्रेचुटी। क्या होता है ग्रेचुटी? कुछ आइडिया? 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस पर ग्रेचुटी मिलती। रिटायरमेंट पे मिलती है या रेजिग्नेशन लिखा हुआ है? ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो, अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो उनके टाइम पे क्या होता था ना कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाइक वो ना कॉलेज में थे, पर क्या था कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब लग गई थी मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो उस टाइम पर ऐसा होता था भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई, आज भी है, तो मेरे पापा का कॉलेज ही छुड़वा दिया। फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी कि भाई नौकरी करनी है। ठीक है, तो मेरे फादर ने ज्वाइन करा होगा जब 20 ईयर्स के होंगे, और जब वो रिटायर हुए ना तो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से ही रिटायर। आप मुझे बताइए, क्या आज के टाइम पे आपको लग रहा है आप बच्चे अगर कहीं ज्वाइन करो तो रिटायरमेंट वहीं से करो? हम ज्वाइन करने से पहले कितना डाउट करने लग गए आज के टाइम। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इंफॉर्मेशन इतना फ्लो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आज के टाइम पे ये थोड़ा है कि नौकरी लग गई बहुत बड़ी बात। अब हम ये सोचते हैं भाई इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में ग्रोथ कितनी है, और फिर 4 साल बाद लगता नहीं वहां ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं आपको पहले पुराने टाइम की बात बताता हूँ। तो वो जब रिटायर हुए थे तो आप मुझे बताइए क्या उनको ग्रेचुटी मिली होगी? क्यों मिली? बिकॉज ही रिटायर्ड? नहीं। आप उसको रेजिग्नेशन भी कह सकते हैं, बट चलो ठीक है, बोल सकते हो आप हाँ सर रिटायरमेंट में ग्रेचुटी मिलती। ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपकी बात करूं मैं, आप बच्चों ने एक जगह पे काम करा 6 साल, मान लो तुम्हारी नौकरी लगी रिलायंस में 6 साल, और तुमने 6 साल काम करा। अब तुमने सोचा मेरे को स्विच करना है सर, रिलायंस में नहीं जा रहा, मैं ओएनजीसी ज्वाइन कर रहा हूँ, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको रिलायंस ग्रेचुटी देगा, या वो ये बोलेगा मेरे यहाँ से जब रिटायर होते हो तब मिलती है? हाँ? तो क्या ग्रेचुटी रिटायरमेंट में मिलती है या रेजिग्नेशन में भी मिलती है? बस कितने साल होने चाहिए? 5। ये कहाँ लिखा हुआ? लॉ में लिखा, ग्रेचुटी एक्ट में लिखा। रिलायंस कह रहा है आप मेरे यहाँ 3 साल रुक जाओ, मैं आपको ग्रेचुटी दे दूं।
ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सरकार कहती है कि 5 साल कर लिया तो कंपलसरी, बाकी तुम्हारी मर्जी, 3 साल रोक के आप। और ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? आज के टाइम पे बहुत ही एम्प्लॉयज बहुत जल्दी स्विच कर लेते, फाइंडिंग अ रिसोर्स, और उसको रोकना बहुत टफ हो गया। तो ऐसे कंपनीज कहती है कि भाई इनको ना 2-3 साल का लालच देना पड़ेगा भाई। जैसे तुम्हारी सैलरी तो है लाख रुपए, मैंने बोला मेरे 3 साल रुकेगा ना तो 20 लाख, यार मैं तेरे को 8 लाख रुपए और दे दूँ। उससे क्या होता है कि मेरा एट्रिशन रेट क्या होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के जाना, बेटे बहुत प्रेशर होता है। HR टीम, मान लो मैंने आपको अपॉइंट करा, और अगर आप नौकरी छोड़ रहे हो तो मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे क्वेश्चनिंग हो जाती कि आई एम नॉट सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मैं आपकी टीम को लीड कर रहा हूँ और आप सब मेरे अंडर हो, और अगर आपने 4-5 के पेपर डाल दिया तो मुझे बुला लिया जाएगा कि आपकी टीम आप सही से हैंडल नहीं कर। तो सोचो, बड़े से बड़े अगर तुम पार्टनर भी बन जाओगे ना बिग फोर के, तो उनको हैंडल करना पड़ता है कि भाई मेरी टीम सारी खुश रहे। समझ रहे हो? वो वाली चीज है, मुद्दे की बात है ना। मुद्दे की बात ये हो कि ग्रेचुटी जो है, क्या मैं कह सकता हूँ वो रेजिग्नेशन पे भी मिलती है और रिटायरमेंट पे भी मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलती होगी और नॉन गवर्नमेंट। अगर आप एक सरकारी नौकरी करते हैं और अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है, चाहे रिटायरमेंट चाहे रेज, मैं बार बार रिटायरमेंट वो नहीं करूंगा, आपको समझ आ चुकी है बात। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या लिखा हुआ है बच्चे? फुल्ली एग्जाम भाई साहब। आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय? कोई बच्चा? आप इधर इधर अतुल जी। हाँ, हाँ मेरे है, पर वो मतलब मैं बच्चों से थोड़ा पता लग जाएगा ना थोड़ा। पीछे कहाँ काम करते थे दोस्त आपके फादर? कहाँ पर? कहाँ पर? MA MHA MHA क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, और किधर है ऑफिस? CP के पास? CP तो वहां जाना पड़ता है। चलो वेरी गुड। और अभी जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो गए? जॉब कर। आपको पता है जब आपके फादर रिटायर होंगे ना, उन्हें बहुत सारा पैसा समझ रहे हो? मतलब जब आपके फादर रिटायर होंगे तो ग्रेचुटी का पैसा मिलता है। मेरा आपसे सवाल, कितना मिलता है? हाँ जी, कितना को मिलता होगा? कितने? 50-60 लाख? क्या बात है, काफी पॉजिटिव हो भाई एकदम, मतलब 50-60 लाख। मैं पूछा है नहीं, पूछा तो था, उन्होंने बताया नहीं है। अप्रोक्स 20-30 लाख रुपए ग्रेचुटी मिल जाओ। पीरियड पे डिपेंड करता है, डेसिग्नेशन पे डिपेंड करता है, बट 10-15 लाख तो आराम से मिल जाती है। इसमें 20-25 लाख रुपए बोलो। परफॉर्मेंस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन परफॉर्मेंस बेस्ड ही हो गया। तो सपोज करो अगर आपके फादर को मान लो 40 लाख रुपीज है, वो रिटायर हुए, कंपनी ने उनके बैंक में 40 लाख डाले, वो आपसे पूछेंगे कि बेटे ये जो 40 लाख आए हैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? तो क्या होगा इसका टैक्स ट्रीटमेंट? फुल्ली एग्जेम्प्ट है जी। यानी कि आपके बैंक में अगर 40 लाख आए, सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। Example, Mr. A is a government employee, received gratuity of 30 lakhs on retirement or on resignation. What will be the tax treatment? 30 lakh is fully। यहाँ तक क्लियर है भाई? सवाल ये आता है नॉन गवर्नमेंट। मेरा आपसे सवाल, एड्यू जंक्शन किस कैटेगरी में आ रहा है? नॉन गवर्नमेंट। एड्यू जंक्शन में अभी अभी जैसे आपने देखा मिंकी मैम ने जॉब छोड़ दी, तो मैम को ऑन रेजिग्नेशन ग्रेचुटी मिली उनकी सैलरी। क्यों, मतलब क्यों लगता है वो, मतलब हाँ बताओ यार। रुक जाए अब, ठीक है ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल आप अपने फादर का नंबर मत दो, मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी दिखा दूंगी, है ना। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मिंकी मैम को अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो उन्होंने लगभग ना 6 साल काम करा था, क्या उनको ग्रेचुटी मिली? क्या उनको ग्रेचुटी मिली? सुनो तो सही, पूरी बात तो सुन लिया। क्या दुष्यंत सर ने ग्रेचुटी पे करी? क्या हमारे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट है? नहीं। सुनिए आप, कंपनी के ऊपर लगता है ग्रेचुटी एक्ट। आगे सुन लो सर, फर्म पे नहीं लगता, लगता है लेकिन उस फर्म पे लगता है जिसपे 20 एम्प्लॉय होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे नहीं होता कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वहां पे कोई 6 साल से, तो वो केस कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर चल रहा है, यू हैव अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ही आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगे, क्योंकि कंप्लायंस बर्डन आ जाएगा भाई हमारे ऊपर। ग्रेचुटी एक्ट के अंदर पूरा अगर मेरे ऊपर लॉ लग जाएगा तो भाई मैं काम करूंगा या कंप्लायंसेस करूंगा। लेकिन अगर आपने रिलायंस से रिजाइन करा होगा, बेटे वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर इतना नहीं जाना मुझे, वो आपको ज्यादा आता होगा। मैं तो आपको टैक्स ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, समझ रहे। ग्रेचुटी एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, कितने एम्प्लॉयज है, समझ रहे, वो अलग बात। पर आप ये समझो कि हमारे ऊपर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एक प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, समझ रहे। तो बेसिकली आप समझिए कि अगर एड्यू जंक्शन है, हम नॉन गवर्नमेंट में आ रहे हैं, आर वी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी? सो हम कहाँ आ गए? और आगे सुनिए, इसका मतलब हमारे जो एम्प्लॉय है वो भी कहाँ आ गए? नॉट। मैं अगर कवर्ड नहीं हूं ना, तो मेरे यहाँ जो नौकरी करोगे नॉट कवर्ड होगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, लेट मी जस्ट नॉट कंफ्यूज यू, मैं एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, या तो वो गवर्नमेंट में होगा या तो वो नॉन गवर्नमेंट। अगर वो एक छोटी सी फर्म में लगा हुआ है तो मैं उसे क्या बोल दूंगा? नॉट कवर्ड। और अगर बड़े रिलायंस में लगा है तो मैं बोल दूंगा कवर्ड। और वैसे तो ये पेपर में लिखा है कवर्ड और नॉट कवर्ड। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है आपको? अब आगे सुनिए आप जरा बात। आपने रिलायंस में नौकरी करी, सुनिएगा ध्यान से, कनेक्ट करिएगा बात को। आप मुझे बताइए कि अगर एक एम्प्लॉय है और वो कौन सी कंपनी में नौकरी करता है बच्चे? रिलायंस। तो आपके हिसाब से रिलायंस इज कवर्ड और नॉट कवर्ड? कवर्ड। तो उसमें ना ऐसे बोला जाता है एम्प्लॉय इज ऑल्सो कवर्ड बिकॉज यू वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो वो एम्प्लॉय कवर्ड है। जैसे अगर बोलूं मेरी वाइफ अगर ईवाई में जॉब करती है तो इज शी कवर्ड? यस शी इज कवर्ड। मैं ईवाई के एंगल से नहीं बोलूंगा, ऐसे मैं बोलूंगा एम्प्लॉय तू कवर्ड है या नहीं। एम्प्लॉय, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तुम कवर्ड में हो या नॉट कवर्ड। और मैं आपसे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि कवर्ड। अगर कवर्ड है तो सपोज करो रिलायंस ने एक इंसान को 36 लाख रुपए की ग्रेचुटी दी। एक बंदे ने 10 साल काम करा, बहुत हाई एंड एम्प्लॉय था, करोड़ों का पैकेज था, बन गई थी उसकी ग्रेचुटी 36 लाख। सवाल ये है, विल ही गेट एनी एग्जेम्पशन? सवाल यहां आता है ना। कितने सारे एम्प्लॉयज है जो रिटायर हो रहे होंगे या रिजाइन ले रहे होंगे, क्या उनको ग्रेचुटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। वो किससे पूछेंगे? टैक्स होना आपसे ही तो पूछेंगे कि भाई मेरे बैंक में 36 लाख रुपए आया, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है इसका? आप पूछोगे किस नाम से आया, पहले बता क्यों दिया तेरी कंपनी ने तेरे को ग्रेचुटी। तो आइए, एग्जेम्पशन के लिए 3 लिमिट्स होंगी। सबसे पहली लिमिट क्या है बच्चे? और मैं किस में हूं? कवर्ड वाले में। ध्यान से देखिए, मैं लिखने का टाइम दूंगा। सबसे पहला क्या हो गया? एक्चुअल रिसीव। ओहो, इसका मतलब कितने रुपए हो गए बच्चे? 36 लाख रुपए। पहली लिमिट क्या हो गई आपकी? 36 लाख। दूसरी लिमिट देखिए, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन साइड। आप उसमें जो भाई एक बात बता, तेरी सैलरी कितनी थी महीने की? तो उसने बोला मेरी सैलरी थी भाई 2 लाख रुपए महीना। तो 2 लाख को मैंने क्या करा? 15/26, यू कैन से 15 डेज सैलरी। एग्जैक्ट है ये, लिखना आपको पेपर में ऐसे ही लिखा पड़ेगा, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ, आधे महीने की सैलरी ले रहा हूँ।
अरे इसको पकड़ो ना, ये कितना बन जाएगा, मोटा मोटी कितना बन जाएगा, 1 लाख। एग्जैक्ट क्या जाना है अभी, नॉर्मल प्रोविजन समझने के लिए। आपकी महीने की सैलरी थी 2 लाख, उसका मोटा मोटी आधा करके कितना आ रहा है, 1 लाख। अब आगे क्या हो रहा है, कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। मतलब सर सुनिएगा एक बार, सुनिएगा एक बार, मैं बोलूंगा। लास्ट ऑन सैलरी कितनी थी, 2 लाख। मैंने उसका मोटा मोटा 15 26 करा। मैंने कहा भाई तूने कितने साल नौकरी करी, उसने कहा 26 साल से लगा हुआ उस कंपनी में। अभी सिंपल रख रहा हूँ, 26 साल, तो इसका मतलब लिमिट क्या हो गई मालूम है आपको, 2 लाख इंटू 15/26। कितने साल से काम कर रहा है वो सर, मल्टीप्लाइड 26, कितना लिमिट आ जाएगी, 26 में। बट इफ ही सेज, सुनिएगा, इफ ही सेज मैं 20 साल 8 महीने से काम कर रहा हूं, तो मैं 20 साल लूं 21 या मैं 21 लूं, क्योंकि भाई ये 6 महीने से ज्यादा है। अगर वो बोले 20 साल 4 महीने, तो 20 ही लूंगा। 20 साल 6 महीने, 20 ही लूंगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या लिखा है, इन एक्सेस ऑफ 6। और अगर 20 साल 6 महीने 1 दिन हो गया ना, तो पहली लिमिट थी एक्चुअल ग्रेजुएटी, दूसरी क्या थी, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ऑन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तीसरे लिमिट सरकार ने डिसाइड करी है, कितनी बच्चे, 20 लाख। नॉट अ बैड अमाउंट। सपोज करो कि आपको कितने रुपए मिले थे, एक बार बताएंगे। 36 आपको मिले थे बच्चे 36 लाख। ये लिमिट आ गई आपकी 18 लाख। लिमिट नंबर 3 कितनी है, 20 लाख। एग्जाम कितना हो जाए, जो सबसे कम है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको लिखना चाहेंगे आप, मैं बना दूं साथ साथ। और सर जो फिर बचेगा वो, बचेगा मतलब कि एग्जेम्प्ट वाला हटा के तो टैक्सेबल होगा। हाँ जी, एग्जाम वाला हटा के बचा हुआ टैक्सेबल है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। आइए जी लिखते हैं जी। पूरा नहीं हुआ पर अभी ना मैं आपका लिखने वाला वो मिस नहीं कर सकता। आइए साथ साथ लिखना बच्चे, अब ठीक है, एक लेवल पे समझ आया आपको, अभी पूरा नहीं हुआ है हालांकि। आइए जी, ग्रेचुइटी जो होता है, या तो आपको ऑन रिटायरमेंट मिल रहा होगा बच्चे, या तो ऑन रेजिग्नेशन। इसी बात पे एक टॉप पे रजिस्टर पे एक नोट डाल दीजिए ना, मार्जिन पर, एनी ग्रेचुइटी रिसीव, एनी ग्रेचुइटी रिसीव, टॉप पर लिखे मार्जिन, एनी ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब। हर साल दे रहा हूं आपको ग्रेचुइटी, आप मेरे यहाँ काम करो, ये ले ग्रेचुइटी के 50,000, ये ले 50,000, ऐसा भी तो हो सकता है। आएगा पेपर में, आया हुआ है। एनी ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग जॉब इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। ओके, दोनों के लिए टैक्सेबल, हाँ बेटे हाँ। क्या बोल दिया मैंने, अगर सैलरी के साथ मतलब हर महीने आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, मैं आपको हर महीने ग्रेचुइटी दे रहा हूँ, ठीक है। और चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट, सो दैट्स टैक्सेबल। ठीक है बच्चे, अब आप सुनिएगा, हमने क्या देखा था, ग्रेचुइटी या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हैंड राइटिंग अच्छी अच्छी लिखना बच्चे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही करना प्लीज। पहले वाला बुक सेम ही लिख रहा हूँ, एकदम सेम लिख रहा हूँ, तो ये वाला दोबारा मत लिखना जितना लिख लिया।
ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या टैक्स ट्रीटमेंट लिखो बच्चे? ओके, एग्जाम्पल बना देते हैं। सपोज करो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी दी है 40 लाख। ओ माय गॉड, और ये एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, तो इस एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा बेटे? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब आइए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट नॉन गवर्नमेंट में छिपा हुआ। नॉन गवर्नमेंट आपका पूरा नहीं आएगा, इस लाइन को नीचे कर लीजिएगा। अच्छा जी, और नॉन गवर्नमेंट में या तो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी, या फिर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। आपकी कल को जॉब लगेगी तो कहाँ लगेगी बच्चे? कवर्ड या नॉट कवर्ड में? कवर्ड में लगेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे आप सब। कवर्ड वाले के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं देखना, लीज ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। और पहली लिमिट क्या दी दीपक जी? है जी, पहली लिमिट क्या थी? एक्चुअल रिसीव। दूसरी लिमिट, 15/26 हाँ जी याद रखिएगा, 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी। अभी आप छोटे बच्चों इसलिए पर मंथ लिख रहा हूं, मतलब ताकि याद रहे आपको, मंथली सैलरी पकड़ रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय। ओके, या फिर पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ। ओके, तीसरी लिमिट बता दो ना। सवाल ये हुआ, सैलरी का क्या मतलब? सैलरी का मतलब वो पूरी सैलरी डीए वगैरह मिला। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फुल, जो डीए पूरा है। टर्नओवर वगैरह कोई टर्न। क्या दोस्त? वो चाहे बोल भी दे, चाहे बोल रहा है वो 80%, मुझे पूरा डीए लेना। ठीक है बच्चे, आगे सुनिएगा। फिर मैंने तुमको ये बताया था कि सर वो ईयर्स वाला, ईयर्स मंथ्स रिमार्क्स, अगर कोई 28 ईयर्स 2 मंथ्स है, कितना मानू बच्चे? ओके, और अगर कोई 28 मंथ्स 28 ईयर्स 11 मंथ्स है, 28 6 मंथ्स, 28 7 मंथ्स, मुद्दे की बात है 6 महीने। सर क्या हमें ये देखना पड़ेगा? हाँ बेटे हाँ, डॉट 6 महीने भी बन सकता है, इस दिन ज्वाइन करा इस दिन रिजाइन करा। समझ रहे हो? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आइए जरा अब नॉट कवर्ड। दीपक जी नहीं लिख रहे?
लिख लिया बच्चों ने? सेवल साथ साथ लिखो। शेयर कर देना। लिख दिया सर। मैं ये पीडीएफ पता नहीं कौन सी फाइल में बना रहा हूँ मैं, कितनी बड़ी फाइल है। चलो फोटो लेके भेजते हैं। आगे बढ़े। यस सर। आगे सुनिए, नॉट कवर्ड। सबसे पहली लिमिट क्या होगी बताइए? सेल एक्चुअल रिसीव। ओके, लिमिट नंबर बी। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आपके हिसाब से गवर्नमेंट किसको बेनिफिट देगी? कम सैलरी हो जो कवर्ड वाले होंगे वर्ड वालों या नॉट कवर्ड वालों को बेनिफिट मिलेगा? कवर्ड। और ये बेनिफिट कैसे मिल रहा है सुनिए। लिमिट नंबर बी से पहले लिमिट नंबर सी समझ लीजिए। लिमिट नंबर सी तो 20 लाख ही है। यानी कि लिमिट नंबर ए और सी पे तो गेम चल ही नहीं रही। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा। ए और सी में तो कोई एनालिसिस थोड़ा ना है। वो एक्चुअल लिख दिया, 20 लाख लिख दिया, उसमें क्या एनालिसिस चल रहा है? अब इधर देखिए आप, उधर कवर्ड वाले में क्या था पहले? 15/, 26। मैं यहाँ कर दूंगा 15/3। क्या नुकसान पहुंच जाएगा? बिकॉज कवर्ड वाला इज नॉट फुल हाफ, दैट वाज टेक्निकली 55% अप्रॉक्स। तो इससे लिमिट गिरा दी ना मैंने, मल्टीप्लाइड बाय ना एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 months ना 10 महीने की एवरेज। आप रिटायर हुए आज, सीधी बात बोलूंगा आपको प्रोविजन को अप्लाई करते हुए। आज क्या डेट है बच्चे? 21 अप्रैल। मैं अप्रैल को गिनूंगा ही फॉर ग्रेचुटी पर्पस कह रहा हूँ। आप एग्जैक्टली लिखाऊंगा भी सही। आप अप्रैल से पहले के महीने काउंट करो। मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे 10 महीने और उसकी एवरेज कर दूंगा। मुझे आप बता दो, ऐसा नहीं हो सकता कि एवरेज कम आ जाएगी। हो सकता है तुम्हारी रिसेंटली प्रमोशन हुई हो सकता है कि 3 महीने पहले 2 लाख का पैकेज हो, पहले तो 1.5 लाख का चल रहा हो। वही चीज अगर यहां पर होती तो यहां तो भाई की लास्ट ऑन सैलरी ली, प्रमोशन हुई 2 लाख रुपए का, लेकिन वहां पे क्या हो सकता है? एवरेज में इम्पैक्ट आ सकता है। समझ आया बच्चे आपको? मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड, और आगे क्या? कुछ भी नहीं। यानी कि अगर आपने 25 साल 9 महीने काम करा तो 25 ही लूंगा, तो उसमें भी तो नुकसान पहुंचा रहा हूं आपका। ईयर्स। हाँ जी, हाँ बनाऊंगा इधर। लिख लिया बच्चों ने लिमिट? एक आखिरी बात तो सुन लो पहले, सैलरी का क्या मतलब है? हाँ जी, अभी आऊंगा, कंप्लीटेड ईयर पे आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वो जो तुमको सैलरी लेनी है वो क्या लोगे आप? बेसिक प्लस फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ HRA। जब पूरा सैलरी खत्म होगा तुम्हें समझ आएगा कि कितने सारे पॉइंट में कितना अलग अलग चलेगा। फॉर्मिंग पार्ट लिख लेना है बस। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है बार बार नहीं लिखना, हो फॉर्मिंग पार्ट आ गया बस, ठीक है। याद हो गया आप सभी बच्चों को? अब एक छोटा सा टेबल और बनेगा। ओ माय गॉड, देखते हैं आप इसका क्या आंसर देते हैं। ईयर, मंथ्स, रिमार्क्स। सपोज करो बेटे आपने एक जगह नौकरी करी। हाँ जी, नहीं एक्सेस नहीं कर। जैसे सपोज कर 28 years 11 months है,
एग्जैक्टली 28 ही लूंगा। 28 2 months, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स का बच्चे। क्या गिर गया? यहाँ तक लिख लिया बच्चों ने? अगर आपने लिख लिया तो आपको लग रहा है आपको समझ आ गया, अभी पर पूरा समझ नहीं आया आपको। क्वेश्चन करेंगे, 2 मिनट बाद सुन लो पहले। उन्होंने यार, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मिस्टर ए है, उसने रिलायंस में जॉब करा, बहुत अच्छी बात है। 10 साल नौकरी करी। 10 साल नौकरी करी तो क्या ग्रेचुइटी मिली होगी? मिली होगी। लेट सपोज भाई ने 10 साल काम करा, भाई को ग्रेचुइटी मिली कितनी? अब क्या ये सवाल पूछेगा कि कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती तो? सोचिए ना, पूछेगा। और मैं आपको एग्जेम्पशन निकाल के दे रहा हूं कि मिस्टर ए, आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगी, टेंशन मत लो। कितने की एग्जेम्पशन मिल गई? 6 लाख। कैसे? वो लिमिट लिमिट निकाली और 6 लाख। भाई के लिए टैक्सेबल कितना हो गया? रिलायंस के बाद नौकरी छोड़ दी है या नई कंपनी ज्वाइन कर ली? नई कंपनी ज्वाइन कर ली है, इन्फोसिस। And he worked for 8 years in Infosys. And अगर इन्फोसिस में 8 ईयर काम करा है तो क्या ग्रेचुइटी मिलेगी? मिलेगी। ग्रेचुइटी मिली है तो क्या एग्जेम्पशन निकालेगा? निकालेगा। एग्जेम्पशन के लिए कितनी लिमिट चाहिए? 3। पहली क्या थी? एक्चुअल रिसीव। अगली? हाँ, वो सारी कहानी पता है। मैं तीसरी लिमिट पूछ रहा हूँ आपसे। हर कंपनी में 20 लाख ले लोगे क्या? एक बंदे की लाइफ टाइम की लिमिट है 20 लाख। In your previous organization have already availed 6 lakh exemption. This limit is 14 लाख, क्योंकि 20 में से 6 लाख का बेनिफिट मिल गया तुम्हें जिंदगी में। समझ रहे हो? वैसे पेपर में सिर्फ इन्फोसिस का आएगा, पर वो बोलेगा इन फ्रॉम हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड एग्जेम्पशन ऑफ 8 लाख। तो आपकी लिमिट नंबर सी 12 लाख हो जाएगी। मेरे भाई 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी तेरे को। अगर एक बार अगर 20 लाख की एग्जेम्पशन पूरी हो गई तो उसके बाद तेरी सारी ग्रेचुइटी टैक्सेबल है। पर एम्प्लॉय 20 लाख दी है जिंदगी भर के लिए, हर कंपनी के लिए नहीं है, आपके लिए। यहां तक क्लियर है? आप मुझे बताइए, इससे सरकार को बेनिफिट है कि नहीं? बिल्कुल। आखिरी पॉइंट बचा है बच्चे, बस फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बिलीव मी, और आगे नहीं कराऊंगा आपको। हाँ जी, बच्चा ही 2 मिनट का। 10 मिनट रुक के 2 मिनट का पढ़ाने का क्या लॉजिक है बता? ठीक है, लास्ट पॉइंट। जैसे सपोज करो आरिफ जी आपकी जॉब लगी, कौन सी कंपनी? व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? ठीक है, तो सपोज करो, मान लो आरिफ जी की जॉब लगी केपीएमजी। वेरी गुड। आपके मतलब काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आप स्ट्राइव कर रहे हो, तो थोड़ा मेहनत भी वैसे करो बेटे, थोड़ा फोकस और कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो आरिफ जी की जॉब लगी, बहुत अच्छी बात है। और आरिफ जी ने कितने साल काम करा? ग्रेचुइटी कितने साल में मिलती है? ओहो, पर भाई ने कितने साल काम करा? सिर्फ 4। और ने रिजाइन कर लिया। तो क्या आरिफ जी को ग्रेचुइटी मिली? केपीएमजी नहीं दी, क्योंकि केपीएमजी ने बोला था अगर फ्रॉड के केस में कोई एम्प्लॉय को निकाला जाएगा तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेचुइटी जो है वो नहीं। फिर आरिफ जी ने ज्वाइन करा।
डेलॉइट। अरे डेलॉइट ने भी बोला कि हम ग्रेचुटी देते अगर आपने 5 साल काम करा। तो आरिफ जी ने नौकरी छोड़ दी, फिर दोबारा 4 साल। क्या कोई ग्रेचुटी मिली? ओ माय गॉड, फाइनली आरिफ जी ने ज्वाइन करा एडयू जंक्शन। यहाँ पर आरिफ जी ने काम करा पूरे 10 साल। और आरिफ जी रिपोर्टिंग किसको करते थे मालूम है? मैं भी यही बोलने वाला था। ठीक है, 10 साल काम करा बेटे। अब आप मुझे बताइए, क्या ग्रेचुटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वो चाहता ही नहीं है तेरे को ग्रेचुटी मिले भाई। ठीक है, तो नहीं नहीं, उसके बाद ये रिटायर हुआ और हमने इसको ग्रेचुटी दी बेटे। ऐसा नहीं, वी आर एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रेचुटी बनती है वो बिल्कुल मिलेगी। आरिफ जी की ग्रेचुटी 10,000 बनती थी। हाँ, ठीक है। तो नहीं, अब एग्जाम्पल को क्लोज करते हैं। ग्रेचुटी कितनी मिली भाई को? 10 लाख। वुड ही वांट टू क्लेम एग्जेम्पशन? बिल्कुल एग्जेम्पशन चाहिए होगी। और एग्जेम्पशन चाहिए तो कितनी लिमिट निकालनी पड़ेगी? 3 लिमिट। लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी, लिमिट नंबर सी। सबसे पहली क्या आ जाएगी? देन उसके बाद आपको जो 15/26 या 15/30 जो भी चल रहा होगा, लास्ट ऑन सैलरी वो हो जाएगा। नहीं, इसी पे ही तो समझाना था। मान लो अगर हम कवर्ड है 15/26, उसके आगे कंप्लीटेड ईयर, Excess of 6 months. 10 साल 3 महीने, 10 साल 10 साल। अगर आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया तो मैं यहीं तक कराऊंगा, और अगर इनकरेक्ट हुआ तो पेंशन भी कराऊंगा। चलो बोलो, डील डन है? हाँ? नहीं नहीं, मैं नहीं करा रहा, छोड़िए, मतलब ज्यादा हेवी हो जाएगा। आप सब बच्चों को क्या लग रहा है कितने साल? 10। लॉजिकल है 10, लेकिन सरकार कहती है अगर आपको अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी नहीं मिली थी, क्यों? क्योंकि ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो अब जब भी आपको ग्रेचुटी मिलेगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम ये ईयर्स को जोड़ देंगे। फायदा है आपका इसमें। क्या इसको अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी मिली थी? इसीलिए जोड़ रहा हूं। अगर नहीं तो फिर ऐसे कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या मैं कह सकता हूं वैसे तो 10 साल बन रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये जो डेलॉइट के 4 साल है वो जुड़ जाएंगे? और क्या केपीएमजी के 4 साल जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे, यानी कि 18 साल हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब, अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो जिस भी उसमें मिलेगी आपको, उसके कंप्लीटेड ईयर में आप उसको काउंट कर लो। अगर डेलॉइट में मिल गई हो तो फिर मैं नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जर्नी में बीच में मिल रही नहीं मिल रही वो नहीं कर रहा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में है दोस्तों। इससे पहले जो भी, मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? इसको लिख लीजिएगा प्लीज। लिख लिया? ओके। अगर अब आपने लिख लिया है तो क्या आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं? देखो था कि मतलब आपने मतलब होगा कि क्वेश्चन तो देखते हैं। है जी, तो 20 ही।
जब पहले में एग्जामिशन कभी मिली नहीं तो बीसी रहेगा। कर ले काम दोबारा, तो मना थोड़ा ना कर, आगे किसी और कंपनी में जा रहा है तो किसका होगा, ईयर्स का, अब वो अगली कंपनी में होगा, मिल तो गई एग्जामिशन, अब थोड़ा ना पुराने वाले को देखो। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और मेरे हिसाब से ना आप नहीं कर पाओगे, आपके बस की ही नहीं है क्वेश्चन का। आपको बुरा लग रहा है, करना चाहते हो ना, ऐसे बोल दिया मैंने, आपसे हो ही नहीं पाएगा बेटे। इतना दिमाग ही नहीं है आप में कि आप वो सॉल्व कर सके, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पेज नंबर, सीधा क्वेश्चन पे लाऊंगा आपका, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। कहीं दिख रहा है क्या ग्रेचुटी? आरिफ जी आपको ग्रेचुटी दिलाई है डूजन से, अभी भी ऐसे कर रहे हो। पेज नंबर 134। आपको ना अभी का लग रहा है ऐसा, मेरे को ये दिख रहा है कि आप अपना रिजल्ट डाल रहे हो, रोल नंबर डाल रहे हो और रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अभी आप थके उसके नहीं पढ़ा रहा। आई होप यू आर मोटिवेटेड एनफ नाउ। विजन आगे का रखो बच्चे, अभी का नहीं है विजन। अभी स्ट्रगल करोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। पेज नंबर क्या था यार, 134। ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चे क्वेश्चन करने के लिए एक्साइटेड हैं? प्लीज, क्वेश्चन को बुरा लग जाएगा बच्चे। इलस्ट्रेशन 4.35 शुरू कर दीजिए भाई साहब। 4.35 स्टार्ट कर दीजिए। लिख के कर लो। पांच 10 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कर लो एक बार, बाकी बच्चे करो, जिन बच्चों का हो गया वो नेक्स्ट कर लो, टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए आप।
पहले वाला हो गया 4.35 इज डन। नहीं कौन सा कर रहा है 4.35 36 कर रहा है गुड मेरे को पता नहीं है हटा दूं बच्चे 4.35 हटा दूं 4.36 देख लीजिए प्लीज होमवर्क भी दे रहा हूँ 4.36 पेपर में आने के बहुत चांस है वेरी गुड कई बच्चों ने 4.36 भी कर लिए और कुछ बच्चे सोच रहे हैं घर जाके करेंगे हाँ यहाँ तक हो गया आप सबका आपने बोल दिया बस अब मेरे को काम है आगे थोड़ा ना बढ़ाऊंगा होमवर्क तो दे दूं ना 4.37 होमवर्क लीजिए 4.37 4.38 4.39 4.40 हर चीज में रोक देते हो यार जो क्लास वर्क करो क्लास में रोक देते हो बस इतना ही करना है ठीक है चलिए तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे और नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट्स को खत्म करेंगे और अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करते 3:15 पर ठीक है 3:15 स्टार्ट करते ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय 60 आज तो देख भाई आज तो एकदम एग्जैक्ट स्टार्ट करूंगा